अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब 2024 का पहला रुझान आ जाएगा। एग्जिट पोल के पहले डेटा से ही विपक्ष ने अभी से अपनी हार की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। ब्लेम गेम शुरू हो गया है। राहुल एग्जिट पोल को मोदी की फैंटेसी बता रहे हैं, लेकिन अब सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, स्वीकार तो करना ही पड़ता है। 4 जून के बाद हर कोई यही सवाल पूछेगा कि नरेंद्र मोदी 400 के पार कैसे चले गए। मोदी को खटाखट 40 पार ये वोट कैसे मिले। आपके लिए हमने पूरा कैलकुलेशन तैयार कर लिया है, समझिए इस रिपोर्ट से। एग्जिट पोल में अगर मोदी 400 के पार जा रहे हैं तो यह संभव कैसे हुआ? क्या पूरे चुनाव भर विपक्ष ने सिर्फ मोदी का नाम देखा और वोटर ने काम देखा? क्या मोदी 24 में 400 पार और राहुल की 2029 में भी एक और हार? सोचिए, कल रात ही सारे एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस और इंडी अलायंस की भीषण हार दिखाई है और मोदी की प्रचंड जीत बताई है। लेकिन एग्जिट पोल की अगली सुबह ये सब फिर से मोदी मोदी करने लगे। राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार जयराम रमेश तो सुबह सुबह ही प्रकट हो गए। पहले अलग अलग न्यूज एजेंसी पर, फिर बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस और लब्बो-लुआब क्या, मोदी 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 मोदी। मोदी से डरते भी हैं और मोदी मोदी करते भी हैं। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। चुनाव भर इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने मोदी को गाली दी और मोदी को जितनी गालियां पड़ी, मोदी की सीटें उतनी ही बढ़ी। अब चुनाव खत्म होने के बाद भी ये तमाम पार्टियां समझने को तैयार नहीं हैं। एग्जिट पोल पर तो विश्वास ही नहीं है। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अलग अलग राज्यों के अध्यक्षों को पेश कर दिया और सबने एक सुर में कह दिया कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। अभी से मास रिगिंग यानी भारी धांधलेबाजी वाला नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिस इकोसिस्टम से राहुल गांधी घिरे हुए हैं, उसने 24 में तो उन्हें हरा ही दिया, लेकिन 29 में भी हराने की तैयारी कर ली है। यह इकोसिस्टम राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर ही जननायक बना बनाकर अभी तक थका नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक जनता बता रही है कि वो राहुल गांधी को नायक ही मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो अभी से हार की तैयारी की समीक्षा बैठक करने लगी है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस में हलचल मची है। तुरंत टॉप लीडरशिप ने एक बैठक बुलाई और देश भर में अपने प्रत्याशियों से वर्चुअल बात की। कुल मिलाकर हार की तैयारी और बहानों की शुरुआत हो चुकी है। अभी से कहा जाने लगा है कि मोदी ने हरा दिया। विपक्ष देश भर के एग्जिट पोल को बीजेपी का पोल बता रहा है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि एग्जिट पोल बीजेपी के कहने पर बनाए गए। आरोप ये भी है कि एग्जिट पोल इसलिए बीजेपी के पक्ष में करवाए गए ताकि असली नतीजे में गड़बड़ी की जा सके। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हार की स्क्रिप्ट तैयार है। राहुल गांधी को सुनिए, उनकी भाषा से पता चल जाएगा। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। आपके हिसाब से सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो 45 घंटे की साधना के बाद जब काम पर लौटे तो सबसे पहले रेमल साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा की। पीएमओ में सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, सवाल जवाब हुए, प्रेजेंटेशन देखी, साथ ही यह भी देखा कि देश में पड़ रही भीषण गर्मी का प्रभाव क्या है। यानी मोदी का विजन क्लियर है। मोदी को पता है कि फिर से बजने जा रहा है डंका, इसीलिए मन में नहीं है कोई शंका। इसीलिए तो मोदी काम पर जुटे हैं। जीत के बाद अगले 100 दिन क्या करना है, इसकी भी प्रधानमंत्री ने तैयारी कर ली है। और दूसरी तरफ विपक्ष मोदी की इस मंशा पर सवाल उठा रहा है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि मोदी 100 दिन का प्लान कैसे बना सकते हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे के 2 दिन पहले
प्रधानमंत्री, मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई प्रधानमंत्री के साथ मैंने भी काम किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के 2 दिन पहले मीटिंग बुला रहे हैं कि 100 दिन में हम क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं जयराम रमेश। अगर मोदी जीत गए, जो कि तय माना जा रहा है, तो फिर बहुत कुछ पहली बार ही होगा। जैसे 60 साल के बाद पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री 15 साल तक लगातार राज करेगा। मोदी से पहले सिर्फ पंडित नेहरू ही थे जो लगातार 16 साल और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री थे। ये उन लोगों में से हैं जो बौखला गए हैं, कुंठा में हैं, और कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी आप लोगों को भी दोष दे देते हैं, मीडिया वाले भी दोष में आते हैं। अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा। अब परसों शर्म आएगी, कल शाम के बाद इनको शर्म आएगी कि कोई भी इनके पक्ष में आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तो क्या तरीका है? वो बॉयकॉट करो। तो ये बॉयकॉट करके करने के लिए तैयार हैं। और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो अब इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे तो देश में हिंसा हो जाएगी। अब ये क्या है तरीका? ये बताता है कि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपके पास जाहिर तौर पर कोई भी उत्तर नहीं है। और इन लोगों का तरीका ये होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करते हैं। आज हमारा चुनाव आयोग, इतना बड़ा त्योहार, ये दुनिया में इस तरीके का त्योहार नहीं मनता है, इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं होती है। और चुनाव आयोग को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग बहुत सी बात निर्णय हमारे खिलाफ भी करता है, लेकिन हमने कभी इंस्टीट्यूशन को चैलेंज नहीं किया। पूरे विपक्ष को यह कड़वा सच अभी से स्वीकार करना होगा। लेकिन यह विपक्ष अभी से चुनाव आयोग, ईवीएम और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल होगा कि मोदी 400 पार कैसे कर गए, या 400 के आसपास भी कैसे आ गए। तो इसका सिंपल सा जवाब है, विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ मोदी को अपशब्द और गाली देने का नैरेटिव बनाया, जबकि वोटर ने मोदी के काम को देखकर वोट दिया। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि यह मोदी की जन कल्याण की योजनाओं की जीत है। मुफ्त राशन, घर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय, गांव गांव सड़क की वजह से मोदी को तीसरे टर्म में बम्पर जीत मिल रही है। आपको विस्तार से बताते हैं कि इन योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को कितने वोट का फायदा हुआ। पहले यह जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी की किस योजना से कितने लोगों को फायदा मिला है। कोविड के बाद से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और अब यह योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इस पर सरकार के 11 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। अब तक किसानों को 2.8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं। 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल गया है। इस पहल पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पहली बार 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा है। इस पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब तक 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस योजना पर मोदी सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बने हैं। इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना के भी 10 करोड़ लाभार्थी हैं। पिछले 10 साल में देश के गांवों में लगभग 3.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब सवाल यह है कि लाभार्थियों की संख्या तो करोड़ों में है, तो फिर कैसे पता चले कि इनमें से मोदी को वोट देने वालों की संख्या क्या थी? लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे, ये भी समझिए। हर घर जल पाने वाले 11 करोड़, प्रधानमंत्री आवास पाने वाले 4 करोड़ 10 लाख, किसान सम्मान निधि पाने वाले 9 करोड़, आयुष्मान भारत पाने वाले 10 करोड़, उज्ज्वला योजना पाने वाले 10 करोड़, घर घर शौचालय पाने वाले 11 करोड़ परिवार हैं। इन 6 योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 55 करोड़ होती है। अब यह मानकर चलते हैं कि एक परिवार को 2-2 योजनाओं का फायदा मिला है, तो इस हिसाब से कम 27.5 करोड़ परिवार तो ऐसे होंगे जो लाभार्थी हुए हैं। मुफ्त राशन को छोड़कर बाकी योजनाएं परिवारों की हैं। एक परिवार में औसतन 5 सदस्य लेकर चलते हैं, जिनमें से 2 बच्चे हुए तो बाकी बचते हैं औसतन 3 सदस्य। 27.5 करोड़ को 3 से गुणा करें तो 82.5 करोड़ वोटर होते हैं। अब औसतन वोटिंग 60% हुई है।
तो 82.5 करोड़ का 60% होता है 49.5 करोड़। इसमें से भी करीब 8.5 करोड़ मुसलमानों के वोट माइनस कर दीजिए तो बचते हैं 41 करोड़। 5 से 6 करोड़ बाकी जातिगत, क्षेत्रीय समीकरण या मोदी को नापसंद करने वालों की संख्या भी माइनस कर लेते हैं तो बचते हैं करीब 35 करोड़ वोटर। ये वो संख्या है जो पूरी तरह से मोदी का वोट बैंक है। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि 80 करोड़ मुफ्त राशन पाने वालों के वोट का कोई हिसाब यहां नहीं दिया गया है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इन 35 करोड़ लोगों को तो मुफ्त राशन मिल ही रहा है, तो मिनिमम भी लेकर चलेंगे तो मोदी का 30 से 35 करोड़ का ये लाभार्थी वोट बैंक कहीं नहीं गया है। जब हम 2019 का चुनाव लड़ रहे थे उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने हमें कुछ बुलाया, जो मंत्रिमंडल में मंत्री जो है, उन्होंने बोला ये एक पता करो कि जो केंद्र की योजनाएं हैं इनमें सबको मिला के कितने लाभार्थी बनते हैं। तो हमने उस समय असेसमेंट की 22 करोड़ बनते हैं। हमें वोट मिली 22 करोड़ 90 लाख के करीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी लाभार्थी है उसने हमारे लिए वोट किया, पर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि अगर आपके परिवार को कोई मोदी सरकार की, मोदी जी के केंद्र योजनाओं का कोई लाभ मिला तो आप उसको डिसरिगार्ड नहीं करेंगे चुनाव के समय। उस समय मैं कंप्लीट करूँ, उस समय से लेके इस समय 80 करोड़ हमारे देशवासियों को इस समय दिन का 3 समय का खाना, ड्राई राशन मुफ्त मिल रहा है। 50-55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। 4 करोड़ आपने आवास सैंक्शन किए हैं, आप कहता है 3 करोड़ और कर रहे हैं। 11-12 करोड़ आपने शौचालय बनाया है। आपका दुनिया भर में सबसे सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हो जाएगा कुछ समय में। आपकी अर्थव्यवस्था है 10वें स्थान से आके 5वें स्थान पे और 3रे स्थान पे पहुंचने वाली। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 22 करोड़ लाभार्थी वोटर जोड़े थे जिन्हें मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हुआ, और इसका नतीजा 19 के चुनावों में दिखा जब 36% गरीबों, 36% लोअर क्लास और 38% मिडिल क्लास ने बीजेपी को वोट दिया। इसी के दम पर जिस बंगाल में बीजेपी ने 2014 में 17.2% वोट बटोरे थे वो 2019 में 40.2% पर पहुंच गई। त्रिपुरा में 2014 में 5.8% वोट से 2019 में 48.9% हो गई। ओडिशा में 21.3% से 38.3% तक पहुंच गई। तेलंगाना में 11.2% से 19.8% पर पहुंच गई। ये वो राज्य थे जहां बीजेपी ने अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया, जबकि यूपी, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी 2019 में 40 से 45% की रेंज से बढ़कर 50% वाली रेंज में पहुंची। 2019 से 2024 के 5 साल में मोदी ने इस लाभार्थी वर्ग को न सिर्फ और बड़ा किया है बल्कि अब की बार पूरी तरह से अपने साथ जोड़ भी लिया है। इसीलिए तो मोदी 400 के पार जाते हुए दिख रहे हैं। हर चुनाव अलग अलग ढंग से होता है, अलग अलग मुद्दों पर होता है, लेकिन तीनों चुनाव में एक बात सिमिलरिटी रही है कि प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी की रही है और वो इनकम्बेंसी बढ़ती गई है। आज देश में जो 2019 में समझने वाले लोग थे उससे ज़्यादा 2024 में लोग समझने लगे हैं कि मोदी जरूरी है, मोदी को आना जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है।